तो उसके बाद आया नील बोर्स मॉडल, एंड अकॉर्डिंग टू नील बोर्स मॉडल उसने इस बात को तो रखा कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस where its entire charges mass is concentrated, but electrons are revolving around the nucleus in some fixed orbit. Only those orbitals are permitted which are having the angular momentum mvr equals to nh upon 2 pi. Means orbital angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो angular momentum L से भी डिनोट करते हैं, इट इज mvr NH अपॉन 2 पाई यूजफुल एक्सप्रेशन है। और उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर और लोअर, हायर एनर्जी से या तो लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं या फिर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू एनर्जी लेवल। उसका रिजल्ट क्या होगा, स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू द ट्रांजिशन ही कहेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो अब ये अगर वो इनर ऑर्बिट से, सपोज ये फिक्स ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर की तरफ को आएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो जो हमारे पास फिजिक्स में है वो यही है, कौन सा वाला, एमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अप टू एन फर्स्ट में जाएगा तो लाइमन सीरीज बनाएगा, फिर दूसरे से जाएगा बामर एंड की सीरीज आएगी। लेकिन उससे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इवेल्युएट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, हाइड्रोजन ऑर्बिट। हाइड्रोजन लाइक ये ड्रॉबैक है नील बोर के मॉडल का, ये एप्लीकेबल है सिर्फ छोटे छोटे एटम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन हीलियम, बड़े के लिए फिर वैलिड नहीं होता, पर अभी हम मान रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। अब एनर्जी को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और तीसरा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी विल बी द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड। अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज नेगेटिव, total energy of electron in orbit is negative. Then what is the significance of its negative energy? नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gmm अपॉन r, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज gm अपॉन r, साथ में साइन कौन सा होता था, इसका मतलब क्या होता था, सेम मीनिंग है दोनों का, मैंने वहां पर भी बताया था। इसका मतलब है कि एनी ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू अर्थ, और अगर बाउंड है तो उसको बाहर ले जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तो रिमूव द इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। इसलिए तो एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये केमिस्ट्री में भी आती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन, ठीक है। तो यहां से हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है टू इवेल्युएट रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। इन सबको इवेल्युएट करने के लिए कोई थ्योरी नहीं लिखनी, सिंपल कैलकुलेशन लिखनी है डायरेक्ट, कोई कंसिडरेशन नहीं है। एक लाइन लिखनी है कि एज अकॉर्डिंग टू द बोहर्स कंसेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आता है इस तरह के, बोहर के मॉडल को यूज करके एनर्जी, वेलोसिटी या रेडियस फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, हमने कंसीडर कर दिया, ये बिल्कुल क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम बोहर्स थ्योरी दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बट जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसको क्या चाहिए होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स to the movement of electron
to orbit the nucleus is provided by electrostatic energy between the nucleus and the electron. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है। तो यहाँ से जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, ये कहां से आ रहा है? के Z इंटू E अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पर क्या है? 1/4π∗. तो यहाँ से जो ये mv²/r है वो इसके इक्वल आ गया। यहाँ से R कैंसिल हुआ, mv² इक्वल्स टू kZe² अपॉन R। हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम R फाइंड आउट करेंगे। पहले रेडियस विद वेलोसिटी और देन एनर्जी। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यही फॉर्मूले, यही तो यूज करें। एक बार मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट करूंगा और एक बार r, इस वाले एक्सप्रेशन से। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन r इक्वल्स टू kZe² अपॉन mv²। नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस v इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इक्वल्स टू NH अपॉन 2π, v निकालने क्योंकि हमको v यहाँ पुट करना है, 2π/mr। Therefore from this equation r equals to kZe² अपॉन mv। v² क्या है? 4π/NH अपॉन, v की वैल्यू NH है, तो क्या बन जाएगा? n² h², 4π² m² r²। अब देखो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट r। r डबल अपीयर हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते ही r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r इक्वल्स टू mn² अपॉन kZe² 4π² m²। एक m कैंसिल हो जाएगा, ये m कितना रह गया? ये रेडियस आ गई। इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, सारी की सारी कांस्टेंट आ गई है। देखो k कांस्टेंट है, Ze² कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, n ऑर्बिटल नंबर है। ठीक है। और यहां से हमको क्या रिजल्ट मिला है? r इज प्रोपोर्शनल टू n²। ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी r इज प्रोपोर्शनल टू n², n 1/n 1/n²। तो करेक्ट ऑप्शन इज r इज प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इज टू वैल्यू, कुछ नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस कैलकुलेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सब कर सकते हैं, ध्यान से करनी पड़ती है। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना हूं कि बेसिक मटेरियल क्या है, आएगा कहां से? बोहर्स पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। एंड कोई भी चीज, अब न्यूमेरिकल में भी यही होगा, कोई चीज घूम रही है तो उसको घूमने के लिए क्या जरूरी है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। So this necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. ठीक है। Now second objective is to find out the velocity. To find out the velocity, the rest of the calculation remains the same. Angular momentum is NH upon 2π. Necessary centripetal force mv²/r equals to kZe² upon r²। वहां पर ये 4π हटा देना क्योंकि हम k यूज कर रहे हैं, या तो k हटा दो या फिर 4π हटा दो।
ध्यान से देखना इसको। हमने 4 पाई यूज किया था क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नहीं किया था, तो ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड आउट आर। आर क्या है? NH अपॉन 2 पाई mv। ठीक है, आर की वैल्यू को यहां पुट कर दो। क्या वैल्यू बनेगी? mv स्क्वायर इक्वल्स टू kz स्क्वायर। वी क्यू तो नहीं बन रहा है, kz स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमको पुट करनी थी क्या? NH अपॉन 2 पाई mv। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, एक भी अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। v कैंसिल हो गया, mv कैंसिल हो गया, बचा क्या? वेलोसिटी इक्वल्स टू kz स्क्वायर 2 पाई अपॉन nh। कल भी मैंने लिखाया था, क्या लिखा था? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, velocity is proportional to 1 by n and energy is proportional to 1 by n। वही हम प्रूव कर रहे हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आता, 3 में भी आता, 4 में भी आता। क्वेश्चन आता फाइंड आउट द एनर्जी एंड वेलोसिटी या फिर रेडियस एंड वेलोसिटी। 2 मार्क्स का दोनों हो गया। बिल्कुल सिंपल, एक ही एक्सप्रेशन से दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। नाउ एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेम है ये जैसे अर्थ के बाहर कोई प्लैनेट, अर्थ के बाहर कोई उसका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो वो मोशन में भी है और हाइट पर भी है। तो उसके पास दोनों तरह की एनर्जी है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल। और दो उसकी जो टोटल एनर्जी इट विल बी द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यहाँ पर सेम इज द केस विद इलेक्ट्रॉन। इट इज मूविंग और इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इट इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी नो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई r इज प्रोवाइडेड बाई kz स्क्वायर बाई r। सही है। नाउ r कैंसल हुआ, mv स्क्वायर इक्वल्स टू kz स्क्वायर बाई r मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई हाफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ ऑफ kz स्क्वायर बाई r काइनेटिक एनर्जी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy of electron, potential due to the nucleus into charge on the electron. Potential energy is potential into charge. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना होगा हमको, k q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हम नहीं लगाते जब k लगा रखा, ठीक है ना। k टाइम्स ऑफ चार्ज अपॉन r। तो यहां पर भी क्या जाएगा, k z e चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन r। ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज kz स्क्वायर विद नेगेटिव साइन अपॉन r एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ kz स्क्वायर अपॉन r। देन टोटल एनर्जी,
काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो कितनी रह जाएगी? माइनस हाफ ऑफ kz स्क्वायर बाई r। तो अब देखो टोटल में और काइनेटिक में क्या फर्क है? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, टोटल और काइनेटिक कम, मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगी, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या होगी? कम होगी। -2 इज लेस देन +2। ये बात क्लियर होगी सबको? एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी हमने पहले बता दिया। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, मीन्स इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो जब एक्साइटेशन हम करेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, तो क्या करना होगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करना होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। नाउ टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एन, अभी पूरा नहीं हुआ एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ चार्ज आइए। आर की वैल्यू बताओ क्या थी? n स्क्वायर h स्क्वायर। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ k z e स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू बताओ? n स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई अपॉन ऊपर आएगा kz e स्क्वायर 4 स्क्वायर। आगे m इतना ही है। तो नाउ ये सब कांस्टेंट है, therefore total energy is inversely proportional to n। सारा क्लियर हो गया सबको? तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आई है इतनी, विच इज 1/n। ये सारा याद रखना पड़ेगा। आप देखो, टू इन ऑर्डर टू वैल्यूएट द एनर्जी, जब एनर्जी वैल्यूएट करनी है तो ये आर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये कैलकुलेशन आर की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो अगर हमको प्रूव करना है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो वी नीड आर। ठीक हो गया? तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम इसको ऐसा देखें, अगर हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दें कांस्टेंट की, जितने कांस्टेंट इसमें सारे तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, के है 1/4πε0, तो दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब ऑर्बिट में हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या होगी, सेकंड में, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते चले जाओ, ठीक है। ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम बना सकते हैं, एनर्जी विद एन। तो किस तरह का आएगा वैसे आप बना दो, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी से शुरू हो जाएगा। स्पेक्ट्रल सीरीज दिखाने के लिए वही बनाना पड़ेगा। तो सबसे नीचे कौन सी सीरीज होगी, लायमन। तो उसके बाद हमारा टॉपिक ही स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व। So there is 5 series in the spectral series of hydrogen atom. First one is Lyman series. Lyman series में क्या होगा, पहले हमको एक्सप्लेन करना होगा स्पेक्ट्रल ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक आउटर ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट इज E1 and energy in inner orbit is E2. Then when electrons jump from outer inner to inner orbit, then energy emitted क्या होगी,
डेल्टा ई, एनर्जी एमिट हुई डेल्टा ई इक्वल्स टू E1 माइनस E2। बट ये जो एनर्जी है ये क्या है, एनर्जी गैप कितना रहेगा, डेल्टा ई, हम डेल्टा ई जो है रेडिएशन आएगा उसकी वैल्यू हम एच न्यू ले लेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेल्टा ई को रहने देता हूं और ई की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ई की वैल्यू थी कितनी, तो ना न्यूक्लियस से हम शुरू करेंगे तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, E1 और इसको E2। एनर्जी गैप कितना होगा, पापा लिखना है इसको, E2 माइनस ऐसा हो जाएगा, एनर्जी नेगेटिव है ना, एनर्जी इज नेगेटिव, तो माइनस E1 माइनस माइनस E2 से 1 में जा रहा है तो E2 माइनस E1, तो ये डेल्टा ई कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। पहले भी मैंने ये लिखा था बट उस सेंस में अलग जा रहा था, E1 एंड E2। नाउ अब E1 और E2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, एच न्यू इक्वल्स टू, क्या था वो, के जेड ई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या जाएगा एन स्क्वायर,